नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भट्टी। आज तीसरी क्लास है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की तीसरी क्लास है। और इसमें दो क्लासों के अंदर अपन ने बात कर ली थी कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेती। अगला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टार्ट कर लिया था। और उसमें अपन ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को स्टार्ट किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर पहली अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझ लिया था। और आने वाली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के अंदर SN1 और SN2 से एक 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आपको जो बताया है वहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ये बताया था कि एल्किल हैलाइडों की ये मुख्य अभिक्रिया होती है SN1 और SN2 एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं वो बेंजीन या जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी ये मुख्य अभिक्रिया होती है। किनकी मुख्य अभिक्रिया होती है? बेंजीन या फिर जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है। अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे चलकर इसको देखते हैं कि ये अभिक्रिया क्या होती है। तो नाभिक स्नेही के बारे में तो पढ़ लिया था, दोनों के बारे में। ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी मुख्य अभिक्रिया होती है? या तो बेंजीन की होती है या जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी कौन सी मुख्य अभिक्रिया कौन सी है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। अब इसमें बात करेंगे कि इस अभिक्रिया के अंदर जो आक्रमणकारी समूह होता है वो कौन होता है? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जिसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। वे ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले आक्रमणकारी समूह होते हैं। इनके ऊपर धनावेशित स्पीसीज होती है, ऋणावेशित भाग पर ये जाके आक्रमण करते हैं। यह अभिक्रिया बेंजीन या फिर अन्य एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो बेंजीन या फिर अन्य यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। फिर इसके अंदर बात करेंगे। अब देखो, अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया आती है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले अभिक्रिया आती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया आती है। और इसके अंदर नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या करवाया जाता है? इस बेंजीन के ऊपर नाइट्रीकारक मिश्रण, इसको कहते हैं नाइट्रीकारक मिश्रण। नाइट्रीकारक मिश्रण होता है। अब नाइट्रीकारक मिश्रण में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों की आपस में क्रिया करवाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रीकारक मिश्रण कहते हैं। और यहाँ से बनेगा क्या? नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कौन कार्य करता है? इस अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में NO2+ नाइट्रोनियम आयन भी कहते हैं, जिसको ये नाइट्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। और इसमें जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्षारीय प्रकृति, क्षार के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? क्षार के रूप में कार्य करता है। देखो, ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ये फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडेल, इसको उस पीछे वाले अभिक्रियाओं के अंदर अपन ने पढ़ लिया है कि कौन सी अभिक्रिया है। जो बेंजीन की मुख्य अभिक्रियाएं थी, नाइट्रीकरण थी, फ्रीडेल क्रॉफ्ट थी। फ्रीडेल क्रॉफ्ट में भी वापस दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण। तो ये एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण है। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। ये जो AlCl3 होता है वो लुईस क्षार होता है, इसकी उपस्थिति में करवाई जाती है। तब क्या बनता है? एसीटोफिनॉन बनता है। और यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में मैंने इसको पूरा न करवा के, अभी ये पहले कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? अपना जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था उसके अंदर इन अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं, बेंजीन की अभिक्रियाएं थी उसके अंदर ये चारों अभिक्रियाएं कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो नाइट्रीकरण कर चुके हैं, एक कौन सी कर सकते हैं? फ्रीडेल क्रॉफ्ट कर चुके हैं। फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण दोनों को वहाँ किया था।
ये वापस यहाँ ना करके उधर बता रखी है, उस वीडियो में आप जाके देख लेना। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया किन की मुख्य अभिक्रिया होती है। तो बेंजीन या जितने भी एरोमेटिक हाइड यौगिक होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य अभिक्रिया होती है। आगे बात करते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तीसरी अभिक्रिया है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। आक्रमणकारी समूह क्या होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल होता है या फिर मुक्त मूलक होता है। अपन ने पिछले वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केनों का हैलोजनीकरण पढ़ा था, जिसमें क्या किया था, एल्केन की प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करवाया था, इस हैलोजन के द्वारा कराया था। और ये अभिक्रिया 3 पदों में प्रारंभ हुई थी। 3 पदों में ये अभिक्रिया संपन्न हुई थी, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। वहाँ अपने को अलग अलग पदों में अभिक्रिया करके मैंने उसको आपको बताया था। और ये हैलोजन, एल्केनों का हैलोजनीकरण, देखो इस एल्केन की एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा हो गया। तो ये बन जाएगा CH3Cl। चारों ये हाइड्रोजन हटानी है किसकी, इसकी 4 हाइड्रोजन हटेगी तो ये CCl4 बनता है। ये जो बनता है इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये देखो ये पहले अभिक्रिया बता चुका हूँ, इसलिए इसको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा ये संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया, एल्केनों का हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है, वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। दोनों अभिक्रियाओं को पहले बता चुका हूँ, कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पहले हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के अंदर, यूनिट के अंदर बता चुका हूँ। दूसरी अभिक्रिया आती है योगात्मक अभिक्रियाएं। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को भी पहले अपन पढ़ चुके हैं। ये एल्कीन और एल्काइन होते हैं, उनकी मुख्य अभिक्रिया होती है, जिसमें एक पाईबंद, योगात्मक अभिक्रियाओं में के अंदर क्या होगा, एक पाईबंद टूटेगा, एक पाईबंद टूटेगा, 2 नए सिग्मा बंध बनेंगे, 2 नए क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। एक पाईबंद टूटेगा। अब पाईबंद किसके अंदर होगा, एल्कीन और एल्काइन के अंदर पाई बॉन्ड होता है, वो टूटेगा और 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ये असंतृप्त यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक जो अभिक्रिया होती है वो असंतृप्त यौगिकों की, असंतृप्त कौन कौन से होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। इनकी मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। फिर वापस बात करें कि योगात्मक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल कितने प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, फिर दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो कि सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये पूछी थी। और अगली बार सवाल किस में आएगा, अगली बार 2024 के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर 101% 101% क्वेश्चन आने की संभावना है। और तीसरी इसकी अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक, ये 3 प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के 3 प्रकार। अब पहली अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो असंतृप्त यौगिकों अर्थात एल्कीन और एल्काइन की मुख्य अभिक्रिया होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं, एल्कीन और एल्काइन होती है, इनकी मुख्य अभिक्रिया कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो अपन ने पिछले यूनिट में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ वाला जो नियम पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब असममित एल्कीन के ऊपर, असममित एल्कीन के ऊपर HBr का योग करवाया जाता है, तो इस HBr का ऋणावेशित भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन पर जाके जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होती है। और हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन, उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो ये मार्कोनिकॉफ का रूल है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार होता है और जिसके अंदर ये उत्पाद बनता है। ये पिछले वीडियो के अंदर जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट अपन ने यूनिट स्टार्ट किया था और उसको पूरा भी कर लिया है, तो उसके अंदर इस अभिक्रियाओं को बता रखा है। वापस यहाँ से टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है, आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि जो मार्कोनिकॉफ है, जो मार्कोनिकॉफ है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की एक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ
कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ से सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये सेम की सेम जो अभिक्रिया है वो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और मैंने मेरे नोट्स में भी इसको ऐड करके रखा था कि ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है ये कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। कार्बोनिल यौगिक कौन सी? एल्डिहाइड या कीटोन की ये मुख्य अभिक्रिया होती है। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, ये इनकी अभिक्रिया होती है। ये सेम की सेम रिएक्शन पूछी थी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर, और ये एग्जाम्पल भी सेम था कि CH3 डबल बॉन्ड एल्डिहाइड के ऊपर इस HCN का योग साइनो HCN का योग करवाना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जब भी योग करवाया जाता है तब क्या होगा, नाभिक स्नेही का इसके ऊपर क्या हो जाता है, योग हो जाता है, और ये बनता है साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। अब बनेगा क्या, जैसे देखो इसका ऑक्सीजन, देखो ये बीच वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब दो नए सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक इधर CN बन जाएगा। तो जो O है वो तो उधर है ही, और इधर एक हाइड्रोजन आके तो ये पड़ा ही है, ये HCN जुड़ जाएगा, और ये जो H+ है वो वापस यहाँ से क्रिया करके क्या बना देगा, ये OH यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है वो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। इसके ऊपर एल्डिहाइड व कीटोन के ऊपर HCN का योग करवाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग करवाया जाता है, तो क्या बनता है उसके अंदर, साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब तीसरी है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसके अंदर इसको अपने जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वही है नाभिक स्नेही मुक्त मूलक, मुक्त मूलक वाली है ना, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही तो वो हो गई, नाभिक स्नेही योगात्मक किसकी है, कार्बोनिल यौगिकों की है। अब मुक्त मूलक किसकी है, जो परऑक्साइड प्रभाव है। परऑक्साइड प्रभाव किसके ऊपर करवाया था, एल्कीन की जो मुख्य अभिक्रिया होती है परऑक्साइड प्रभाव, जिसके ऊपर एल्कीन के ऊपर क्या करवाया जाता है, HBr का योग करवाया जाता है, और किसकी उपस्थिति में, इस परऑक्साइड की उपस्थिति में, जिसको खरास प्रभाव भी कहते हैं, परऑक्साइड प्रभाव की कहते हैं। तो वहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो मार्कोनिकॉफ के विपरीत बनता है। ये पहले अभिक्रिया इसको समझ चुके हैं, तो उस वीडियो में जाके आप देख लेना। और देखो हर चीज़ें वही वापस इस वीडियो में करवाने का कोई मतलब नहीं है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बार बार पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। कभी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में भी आप देखना, कहीं ना कहीं अगर ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो तो वो आपको टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। ये सेकंड ग्रेड में, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, और सेकंड ग्रेड में इस बार संस्कृत एजुकेशन में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि डाईएजोनियम लवण की फिनोल से अभिक्रिया करवाने पर एरोमेटिक एमीन की युग्मन अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इस अभिक्रिया कैसे होती है, डाईएजोनियम लवण क्या होता है, C6H5N2Cl, ये होता है डाईएजोनियम लवण। इसकी क्रिया किससे करवानी है, फिनॉल से करवानी है। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए इसको उल्टा लिख रहा हूँ। ये फिनॉल होता है, और यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन होती है, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, ये HCl निकल जाता है, इसका हाइड्रोजन और इस ये Cl निकल जाता है, तो ये बनेगा C6H5N2, और ये क्या बन जाएगा, ये OH, तो ये बन जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो, पैरा हाइड्रोक्सी, एमिनो की जगह हाइड्रोक्सी कर दो, वो एनिलिन से क्रिया करवाते तब एमिनो होता है, तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। और ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछा था कि डाईएजोनियम लवण की फिनोल व एरोमेटिक एमिन से की युग्मन की अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने वाले एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। अगली अभिक्रिया आती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के अंदर योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है। विलोपन योगात्मक में क्या हुआ था कि एक सिग्मा बंध टूटा था और एक पाई बंध टूटा था और दो सिग्मा बंध बने थे। यहाँ पर क्या होगा,
इसके विपरीत होगा कि दो सिग्मा बंध जुड़कर एक नया पाई बंध बनाने का कार्य करता है। और इसके अंदर पहला जो एग्जाम्पल है वो है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, नहीं वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी। अब होता क्या है कि इसके ऊपर क्या करवाया जाता है, एल्कोहल को CH3 CH2 CH3 ये CH2 और ये OH, इसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाएगा। तब देखो यहाँ की एक हाइड्रोजन ये और यहाँ की OH की एक हाइड्रोजन, ये H2 निकल जाएगा, तब ये बनेगा CH3CHO। ये CH3CHO क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। और यहाँ से और ये बनता है ये CH3CH2OH है, यहाँ वाली H और ये OH H2O निकल जाएगा और क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो ये वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें हैलोजन परमाणु के विलोपन की दर क्या होगी, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, ये हैलोजन के परमाणु की दर होती है। और जो हाइड्रोजन के विस्थापन की दर होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है। तो ये दोनों इस क्रम को याद रखना कि हैलोजन के विस्थापन की दर आयोडीन सबसे अधिक, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और हाइड्रोजन के विस्थापन की दर करूँ तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। फिर आता है वी हैलोजनीकरण। वी हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि वहाँ से हैलोजन निकल जाती है। तो ये CH2Br और ये CH2Br, ये दोनों आपस में निकल जाएगा क्या, Br2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन जाएगी। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है। तीसरी अभिक्रिया है वी हाइड्रो, एक हाइड्रोजन निकलेगा एक हैलोजन निकलेगा, जिसको कहते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। CH3CH2 तो यहाँ के CH2 से एक हाइड्रोजन और Br, ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एल्कीन यहाँ से बन जाती है आपके। फिर विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर दो प्रकार आते हैं, एक आणुक विलोपन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। विलोपन अभिक्रिया E1 होती है, एक आणुक विलोपन, और दूसरी होती है द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया होती है, दो अभिक्रिया होती है। फिर दो पदों में संपन्न होती है, वही वापस है कि SN1 और SN2, ये दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद होता है वो मंद गति का पद होता है, जिसके अंदर क्या होता है, विषमाक्ष बंध विदलन होता है। ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेके Br निकल जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर दूसरे पद के अंदर तीव्र गति का पद होता है और इसके अंदर कोई भी आएगा, इसके ऊपर आके वापस क्या हो जाए, इसी के अंदर क्या हो जाता है, तीव्र गति का पद होता है और H2O निकल जाता है। H2O निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 आइसोब्यूटीन बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोब्यूटीन बन जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नहीं है, इसका टाइप कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर द्विअणुक, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, द्विअणुक एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है और यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ से इस वीडियो में इतना ही। अभिक्रियाओं के प्रकार अपन ने जो पढ़ लिए हैं, चारों अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से थे, एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो अभिक्रियाओं के जो टाइप हैं वो। इस बार ये अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें 3 अभिक्रियाएं पूछी, कौन कौन सी, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। फिर योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक, नाभिक से नहीं योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक। फिर विलोपन अभिक्रियाओं को पढ़ लिया है, E1 और E2 को पढ़ लिया है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो बताया है इस वीडियो के अंदर, और अगले जो वीडियो हाइड्रोकार्बन वाली भी जो बताई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बता दिया। तो दोनों यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर देखते हैं अगले वीडियो में, एक छोटा सा पार्ट पीछे रह जाएगा, कार्बनिक यौगिकों का जो विश्लेषण है उसको देख के कर लेंगे, उसको अच्छे से कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।